दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों शंकर आईएएस की पर्यावरण की जो हिंदी माध्यम की श्रृंखला हमने आरंभ की थी उसमें हमने कुछ वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और उसी कड़ी में ये अगला हिस्सा है। इसमें हम वनों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। यह जो पूरा लेक्चर है पिछले कुछ वीडियो से हम वनों की चर्चा कर रहे हैं और वन पारितंत्र को ही हम देख रहे थे। पिछले वाले वीडियो में हमने वन स्थिति रिपोर्ट की चर्चा की थी। वन स्थिति रिपोर्ट हमारे भारत के संदर्भ में कैसी है, उसमें वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है, कहाँ पर पेड़ों का प्रतिशत घटा है, कहाँ बढ़ा है, कहाँ पर इसमें मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और उसी में हमने देखा कि भारत के जंगलों को 16 प्रकारों में बांटा गया है और जो 16 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है वो 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया जिनका नाम था चैंपियन और सेठ। तो उस वर्गीकरण को भी हम देख चुके हैं। अब वन हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है, लेकिन कितने महत्वपूर्ण है और किन चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है ये जानना आवश्यक है। मनुष्य जो है वो लालची और स्वार्थी होता है। उसका जो मूल स्वभाव है वो ऐसा ही होता है। जब तक उसे किसी चीज़ से फायदा नहीं होता तब तक वो उसे बचाने की या सुरक्षित रखने की कोशिश नहीं करता। तो पेड़ों से या वृक्षों से भी उसे जब फायदा महसूस होगा, उसे मालूम होगा कि हमें इतना फायदा हो रहा है, तभी वो उसे बचाएगा या संरक्षित रखेगा। नहीं तो जो चीज़ें उसे बेकार महसूस होती हैं, लगता है कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसे वो फेंक देता है या नष्ट कर देता है। ये मनुष्य की एक सरल प्रकृति होती है, ये स्वार्थ होता है। तो यहाँ पर जब वनों का महत्व हम बार बार देखेंगे तो इससे हमारे मन में एक धारणा बनेगी कि इतना ज़्यादा फायदा है तो इसके एवज में हमें वृक्षों को बचाना चाहिए। वनों का जो महत्व है इस पर चर्चा होगी। इससे पहले कुछ आवश्यक जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाली परीक्षाएं हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये सारे कोर्सेज टेलीग्राम के माध्यम से चलते हैं। अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो कॉलिंग नंबर है, 2 मोबाइल नंबर आपको दिख रहे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर फ़ोन या व्हाट्सएप के जरिए आप जब पता लगाएंगे तो आपको जितनी भी सूचनाएं हैं, जो भी प्रोसेस है वो बता दिया जाएगा। जो मुफ्त सुविधाएं हैं, मतलब फ्री इनिशिएटिव है, उसकी अगर हम बात करें तो 2 विकल्प आपके पास है। एक तो टेलीग्राम है, दूसरा यूट्यूब है। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जितनी भी सूचनाएं, जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलेंगे और वो पूरी तरह से निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल है, कई चैनल वर्तमान में हमारे चल रहे हैं, उस पर जितने भी वीडियोज़ आते हैं उन्हें आप देखिए और सुनिए, उसके साथ साथ उन्हें नोट करते जाइए। जितनी भी उसमें आवश्यक सूचनाएं हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उन्हें आप नोट करते जाइए। वो खुद के बनाए आपके नोट्स होंगे और आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे। अंतिम समय रिवीजन करने के लिए वो मदद करेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब चलते हैं आगे। वन प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। प्रकृति का जो संतुलन है उसको कैसे बनाना है, इसमें जंगल हमारी सहायता करते हैं। प्रकृति का संतुलन बनाने से क्या मतलब है? मतलब ये जलवायु को नियंत्रित रखने का प्रयास करते हैं और भी प्रकृति के जो जैविक और अजैविक घटक हैं उनमें भी यह सामंजस्य बनाने में मदद करते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के बीच का जो तालमेल है वो बिगड़ न जाए, इसमें जंगल जो है वो मध्यवर्ती भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन को भी नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। हम देख रहे हैं कि जलवायु में बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहे हैं। जलवायु हमारी तेजी से बदलती जा रही है। जो मौसम है अलग अलग, सर्दी गर्मी हो या बरसात हो, उनमें अलग अलग तरह के हम परिवर्तन देख रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। जो बरसात का मौसम है वो कभी कभी सूखा ही गुजर जाता है और जितनी बारिश है वो ठंडी में होने लगती है या गर्मी के मौसम में हो जाती है। जो गर्मी का मौसम है उसका दायरा बढ़ रहा है। सर्दी का मौसम जो है वो सिकुड़ता जा रहा है या फिर कभी कभी इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है कि वह भी सहने योग्य नहीं होती। तो इस प्रकार की अनोखी चीज़ों को हम देख रहे हैं। इसके अलावा जो जलवायु, मतलब एक खास जलवायु वाले क्षेत्र थे, जैसे कि मरुस्थल की जो जलवायु होती है वो शुष्क होती है, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर वर्षा होने लग रही है। ऐसी स्थितियाँ हमें देखने के लिए मिल रही है। और जो मैदानी इलाके कभी गंगा यमुना का एक उपजाऊ मैदान होते थे, वहाँ वर्षा की मात्रा सिकुड़ती जा रही है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो हर जगह जलवायु की प्रकृति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहे हैं और इसके पीछे मानवीय क्रियाकलाप जिम्मेदार है। मतलब मनुष्य की जो गतिविधियाँ हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार है। तो इसको संतुलित रखने का प्रयास या नियंत्रित रखने का जो प्रयास है वो जंगल करते हैं। इस मामले में ये हमारे काफ़ी बड़े सहयोगी होते हैं। इसके अतिरिक्त हवा को शुद्ध करते हैं, हवा को शुद्ध करने का काम करते हैं। आप जानते हैं कि जंगल यानी जो वृक्ष होते हैं, जंगल और कैसे बनेंगे, वृक्षों के समूह से बनते हैं। तो जो वृक्ष होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने श्वसन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब लेते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर उत्सर्जित करते हैं, जो कि हमारे लिए उपयोगी है। तो इस प्रकार से ये वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं और हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर है
उसको नियंत्रित रखते हैं। सूक्ष्म जलवायु प्रदान करते हैं। इनकी अपनी एक सूक्ष्म जलवायु होती है। कहने का मतलब ये है कि ये जिस दायरे में उगते हैं, जो वन है वो जिस क्षेत्रफल में या जिस क्षेत्र में उगते हैं उस स्थान की जलवायु में बड़ा प्रभाव डालते हैं। वहाँ के मौसम में और किसी बिना वन वाले मतलब बिना पेड़ वाले क्षेत्र के मौसम में काफ़ी अंतर देखने के लिए मिलता है। जैसे गर्मी के मौसम में आप किसी बड़े पेड़ वाले एरिया में चले जाइए जहाँ बहुत सारे पेड़ हों, और आप पेड़ की छाया में मत खड़े होइए। वहाँ जो सबसे ज़्यादा धूप वाला एरिया है वहाँ खड़े हो जाइए। आपको जो गर्मी महसूस होगी उसको आप महसूस कीजिएगा, और किसी खुली सड़क पर जहाँ दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है वहाँ आप धूप में खड़े होकर महसूस कीजिएगा। जो खुली सड़क वाली धूप है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी आपको लगेगी कि आप वहाँ से तुरंत भाग जाएंगे। लेकिन जो पेड़ के आसपास खुले एरिया में आप धूप लेते हैं और वहाँ के जो मौसम को आप महसूस करते हैं, वहाँ तापमान काफ़ी कम होता है एक पेड़ वाले एरिया की तुलना में। एक खुले मैदान का या खुली ज़मीन का जहाँ एक भी पेड़ नहीं पाया जाता, वहाँ के तापमान में ज़मीन आसमान का अंतर पाया जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगी वाराणसी का। वाराणसी में नगरीकरण, जो शहरीकरण है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बनारस शहर जो है उसका विस्तार हो रहा है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है वाराणसी। तो यहाँ पर शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इस वजह से जो वृक्षों वाला क्षेत्र है वो भी सिकुड़ता जा रहा है। पेड़ बहुत कम मात्रा में है, और जो बाहर वाला एरिया है जहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते थे पहले, वहाँ भी अब जो नगर है वो विस्तृत हो रहा है। एक समय था जब तुलसीदास जी संकट मोचन मंदिर जो वहाँ है, हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ पर आकर अपना निवास स्थान बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काशी के जो पंडित होते हैं वो उन्हें मुख्य जो विश्वनाथ मंदिर वाला क्षेत्र होता है वहाँ घुसने नहीं देते, तो इन्हें मजबूर होकर बनारस के बाहर डेरा डालना पड़ता है। वो संकट मोचन वाला क्षेत्र बनारस के बाहर था, लेकिन अब वो शहर का हिस्सा बन गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो पूरा बनारस एकदम गर्म हो जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर जैसी गर्मी होती है वैसी गर्मी वहाँ पर महसूस की जा सकती है गर्मी के मौसम में। लेकिन जो बीएचयू का क्षेत्र है या सारनाथ का जो सघन जंगल वाला क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र है, खासतौर पे बीएचयू को आप ले लीजिए। बीएचयू में बहुत सारे पेड़ हैं। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसमें बहुत सारे पेड़ हैं, आपने देखे होंगे अगर आप गए होंगे तो वहाँ पर अगर आप चले जाइए तो आप महसूस करेंगे कि पूरे बनारस की तुलना में वहाँ जो मौसम है वो अपेक्षाकृत ठंडा है। भले ही एकदम तपती गर्मी का मौसम क्यों ना हो, जून और मई का मौसम क्यों ना हो, वहाँ पर आपको तापमान में अच्छी खासी कमी महसूस होगी, और सही में होती है। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं वो जिम्मेदार है। और वहाँ मालवीय जी के समय के लगाए हुए बहुत सारे पुराने पेड़ हैं, और नए भी रोपे जाते हैं, तो वहाँ भी वृक्षों का विस्तार अच्छा खासा है। तो पूरे बनारस की तुलना में वो क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा हरा भरा है, और इस वजह से वहाँ का तापमान कम होता है और बाकी शहर का तापमान जो है वो ज़्यादा रहता है। ये एक एग्जाम्पल था, और भी ऐसे कई उदाहरण आपको अलग अलग स्थानों पर देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि पेड़ का एरिया जहाँ भी ज़्यादा होगा वहाँ पर तापमान कम होगा, और जो खुली ज़मीन होगी वहाँ तापमान ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से जो पेड़ होते हैं वो अपने आप में एक सूक्ष्म जलवायु का दायरा होते हैं। ये अपनी एक जलवायु मेंटेन करके रखते हैं, और वो काफ़ी अच्छी होती है, या जो वास्तविक जलवायु है उसकी तुलना में काफ़ी बेहतर होती है। अप्रत्यक्ष रूप से ये वर्षा में भूमिका निभाते हैं। ऐसा कैसे होता है? तो जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं उनसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ये बात आप जानते होंगे। पेड़ के अंदर की जो अतिरिक्त नमी होती है, जो अतिरिक्त पानी होता है, उसको पत्तियां भाप बनाकर उड़ा देती हैं, वायुमंडल में भेज देती हैं वापस। तो इस प्रकार से पेड़ जो अतिरिक्त पानी है उसको वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसके माध्यम से भेज देते हैं, और यह जो जलवाष्प है यह बादलों को बनाने में सहयोग करती है, और बादल ही बरसते हैं तो वर्षा होती है। तो इस प्रकार से ये अप्रत्यक्ष रूप से वर्षा में एक भूमिका निभाते हैं। बाढ़ को रोकते हैं। वनों का जो दायरा होता है वो बाढ़ को रोकने का काम करता है। नदी की जो बाढ़ की तीव्रता है उसको कम कर देता है। मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। आप जानते हैं कि इनकी जो जड़ें हैं, जितना बड़ा वृक्ष होगा उतनी ही ज़्यादा फैली हुई जड़ होगी, और ये जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, और इस वजह से बरसात में उनका अपर्दन नहीं हो पाता। तो मृदा का संरक्षण करने में भी ये जिम्मेदार होते हैं। औषधीय गुण प्रदान करते हैं। चिकित्सा विज्ञान में एक शाखा है जिसे कि हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद ये भारत का प्राचीन चिकित्सा ज्ञान है। मतलब पहले के समय में भारत में जो चिकित्सा होती थी, यानी जो इलाज किया जाता था, उसमें ज़्यादातर आयुर्वेद की जो प्रणालियाँ थी, जो औषधियाँ थी, उन्हीं का इस्तेमाल होता था। ये जो एलोपैथिक व्यवस्था है ये विदेशी है, अपने देश की नहीं है। तो आयुर्वेद पूरी तरह से काष्ठ औषधियों पर निर्भर ज्ञान है। काष्ठ औषधियों का मतलब क्या है? जितने भी वनस्पति उत्पाद होते हैं, पेड़ों से, वनस्पतियों से, घास फूस से जितनी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, उन्हें औषधियों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
आयुर्वेद में यही चीज़ें सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से ये औषधीय गुण भी प्रदान करते हैं। और आयुर्वेद का कहना है कि पूरी दुनिया में जितनी भी वनस्पतियां हैं, कोई भी ऐसी नहीं है जो कि निरुद्देश्य हो, जिसका कि कोई उपयोग ना हो। हर वनस्पति का कोई ना कोई इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और ईंधन और लकड़ी प्रदान करते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। मनुष्य जो है ये अपने फायदे के लिए, ईंधन के लिए मतलब जलावन के लिए, और इसके अलावा जो इमारती लकड़ी होती है उसके लिए इन्हें काट लेता है, नष्ट कर देता है। ये भी नहीं सोचता कि इन्हें उगने में कितना समय लगा होगा। कच्चा माल जो उद्योगों के लिए चाहिए होता है वो उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि कागज़ है, कागज़ में जो लुगदी होती है वो पेड़ की सहायता से ही तैयार होती है। आप जो कागज़ बर्बाद करते रहते हैं, थोड़ा सा लिखा और फाड़ कर फेंक दिया, तो इससे क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए ही नुकसानदेह होता है। ये सोच लीजिएगा कि वो पेड़ों की कीमत पर तैयार होता है। जो कागज़ आप इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, वो किसी न किसी वृक्ष की कीमत पर तैयार होता है, तो उसे बर्बाद करने से पहले सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से ये औद्योगिक जो कच्चा माल है उसको उपलब्ध कराते हैं। सिर्फ कागज़ ही नहीं, और भी बहुत सारे इसके इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो हुआ फ़ायदा। पहले हमने फ़ायदे गिना लिए। फ़ायदे इसलिए गिना लिए ताकि हमारी रुचि बनी रहे। ये हमें इतना फ़ायदा देते हैं, ये बात जब हम जानते रहेंगे तभी हम इनकी सहायता करेंगे। नहीं तो हमारा जो स्वभाव है वो एक नंबर का स्वार्थी है। हम सहयोग करने से रहे जब तक कि कोई हमें फ़ायदा न दे। तो अब देखिए वनोन्मूलन के कारण क्यों ये नष्ट हो रहे हैं। इतना फ़ायदा देने के बाद भी, इतना परोपकार करने के बाद भी इनका विनाश हो रहा है। तो आखिर क्यों हो रहा है? पहली चीज़ तो स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि में किसान क्या करता है, जो जमीन जिस पर वो खेती करता रहता है, जब वो बंजर हो जाती है या कम उत्पादक हो जाती है, वहाँ पर जो उर्वरा शक्ति है वो घट जाती है, तो उस जगह को छोड़ देता है और दूसरी जगह जाकर खेती करने लगता है। मतलब उस जमीन को परती छोड़ देता है या बेकार छोड़ देता है, और आगे जो जंगल वाला एरिया होता है उसको काट कर खेती करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से जंगलों का बड़े पैमाने पर विनाश होता है। इस प्रकार की कृषि जो जंगली कबीलाई लोग हैं या जनजातीय लोग हैं उनमें देखने के लिए मिलती है। वो लोग इस प्रकार की कृषि करते हैं, वो पर्यावरण के प्रति उतने जागरूक नहीं होते, उन्हें समझ नहीं होती और समझने का प्रयास भी जल्दी नहीं करते, क्योंकि इसके पीछे शिक्षा का कम प्रसार है वो वहाँ जिम्मेदार होता है। तो वो अपनी आवश्यकताओं के लिए खेती करते हैं, और खेती के लिए वो अलग अलग ज़मीन को अपने हिसाब से चुनते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पूरा जंगल उनके आधिपत्य में होता है। जंगल उनका घर है और उसे वो मनमाने तरीके से यूज कर सकते हैं, ऐसा उनके दिमाग में बैठा रहता है। तो इसलिए वो वनों को काट कर वहाँ अंधाधुन अपने तरीके से और खेती करते हैं। कभी कभी जला देते हैं, और जलाने पर एक सीमित दायरे में ही जंगल नहीं जलते, बल्कि एक बड़ा क्षेत्र जो है वो जल जाता है। और जितना बड़ा दायरा जलता है उसको देखकर वो खुश होते हैं कि इतना बड़ा खेत हमें मिल गया, और वहाँ खेती करते हैं। तो इस प्रकार से वनोन्मूलन होता है। विकास की जो परियोजनाएं हैं, चाहे वो सरकार द्वारा चलाई जा रही हो या मनुष्य की खुद की हो, मतलब नागरिकों की स्वयं की हो, यह भी विनाशकारी होती है। विकास की जितनी भी परियोजनाएं हैं वो भले ही मनुष्य को सुख सुविधा के साधन दें, उसे सुविधा उपलब्ध कराएं, लेकिन ये पर्यावरण के लिए हमेशा ही घातक रही है। कभी भी जो हम लोग धारणीय विकास की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आगे होगी, तो उसकी जब हम बात करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि हम प्रकृति और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास को कर सके, ऐसा हमारा विकास का क्रम होना चाहिए, ऐसा हमारा मतलब सोचने का तरीका होना चाहिए। और यही है धारणीय विकास। कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण और प्रकृति को साथ में लेकर चले, लेकिन ये संभव नहीं है। मनुष्य जब विकास करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचना ही पहुंचना है। आप एकदम से किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी उन्नति कर ले, ये संभव नहीं है। पर्यावरण कहीं ना कहीं तो हानि उसको पहुंचेगी ही। धारणीय विकास की जो अवधारणा है वो है तो बहुत अच्छी, लेकिन उसका आदर्श रूप संभव नहीं है। जो आदर्श रूप है उसमें ये कहा गया है कि एकदम से हम लोग इको फ्रेंडली बन जाएं, इको फ्रेंडली बन के तरक्की करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद हाँ, इसे कम किया जा सकता है। धारणीय विकास के तरीकों को अपनाकर हम इसे कम कर सकते हैं। मतलब विकास की परियोजनाएं भी हम चला सकते हैं, और जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है उसको भी कम कर सकते हैं, लेकिन एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते, ये पक्की बात है। तो ये विकास की परियोजनाएं हैं। जैसे सरकार सड़कें बनवाती है, अब सड़कें बनवाने के क्रम में कितने किसानों के खेत और कितने बगीचे खत्म हो जाते हैं, कितने उगे हुए किनारे के पेड़ काट दिए जाते हैं। इस पर कोई जल्दी ध्यान नहीं देता। जो चौड़ी सड़क है उसको देखकर खुश हो जाते हैं कि अब ट्रैफिक जो है वो कम हो जाएगा, आराम से हम अपनी गाड़ी को एकदम बढ़िया स्पीड में आगे ले जा सकेंगे। एक्सप्रेस वे बनते हैं, जो एक्सप्रेस वे बनते हैं उनसे कितने वृक्षों का विनाश होता है ये कोई नहीं जानता। जो जानते हैं वो जानने के बाद भी आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के सभी जो वर्ग हैं, जो अभिजात्य वर्ग है, वो जानता नहीं है इस बारे में। शिक्षित मनुष्य खूब समझता है कि पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता भी वही है, ये भी बात है।
इसके बाद ईंधन की आवश्यकताएं। तो ईंधन की ज़रूरतों के लिए मनुष्य ने पहले से ही प्रकृति को काफ़ी हानि पहुंचाई है और अब भी पहुंचाता है। हालांकि अब जो जैविक ईंधन है उनका इस्तेमाल होने लगा है और उसके अलावा जो एलपीजी वगैरह है उसका प्रयोग होने लगा है, लेकिन फिर भी जलावन के लिए लकड़ियों का प्रयोग अभी भी एक बड़ा तबका करता है। और जो जलावन के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं उसमें जो हरे पेड़ होते हैं उनकी भी शामत आ जाती है। सूखे पेड़ों को काट कर लकड़ी ले आया जाए ये हर बार संभव नहीं है, लकड़ी रोज चाहिए, तो इसके लिए हरे पेड़ों की जो डालियाँ हैं उनको काटा जाता है और कभी कभी पूरा का पूरा काट दिया जाता है। और पहले के समय में तो अब तो जो व्यवस्था है वो काफ़ी विकसित हो गई है। पहले के समय में जब शादी ब्याह गांव में पड़ते थे तो उस समय जो वृक्ष होते थे उनकी डालियाँ काट दी जाती थी ताकि जो शादी में भोजन बनने वाला है, बड़े पैमाने पर बारातियों को खिलाया जाने वाला है, वो तैयार हो सके। उसमें चूल्हे में झोंकने के लिए एक हरे पेड़ की लकड़ियों को काट कर ले आया जाता था और उसमें झोंक दिया जाता था बिना कुछ सोचे समझे। और वो सैकड़ों साल पुराने पेड़ होते थे और ऐसे ही कटते कटते हर साल एक शादी पड़े और हर साल एक डाली कटे और ऐसे ही पूरा पूरा जो पेड़ होता था वो समाप्त हो जाता था। तो इस प्रकार से वनों का उन्मूलन होता है। कच्चे माल की जो ज़रूरतें होती हैं उसके लिए इन्हें काटा जाता है। औद्योगिक उपयोग के लिए, उद्योगों में इस्तेमाल करने के लिए इन्हें अंधाधुंध काट लिया जाता है। ये नहीं सोचते कि फिर उगेंगे कैसे और उगने में कितना समय लगेगा। कच्चे माल की आवश्यकता में जो इमारती लकड़ी होती हैं, इमारती लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं वो भी शामिल है। मनुष्य इन्हें उगाता है, जैसे सागौन का पेड़ लगा दिया, सागौन का पेड़ लगाकर रोज देखते हैं कि पैसा कितना बना, मतलब पेड़ जितना बढ़ा उसके हिसाब से उसका दाम बढ़ेगा। तो रोज जो किसान है वो पैसे गिनता है कि आज इतना लंबा हो गया, एक साल में इतना बढ़ा तो इतना हमारा जो आमदनी है वो भी बढ़ जाएगा, ऐसा सोचता है और एक दिन कटवा के बेच देता है। ये नहीं सोचता कि उसे हम कैसे बड़ा किए हैं और बढ़ने में कितना समय लगा है और वो पर्यावरण को कितना दे रहा था और एक झटके में उसे कटवा के कुछ फायदे के लिए फेंक दिया। इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अतिचारण, बहुत सारे और भी कारण हैं। ये तो मुख्य कारणों को आपने देखा, जो 4 मुख्य कारण थे। और भी कारण है जैसे कि अतिचारण, कभी कभी जो छोटी वनस्पतियां होती हैं, मतलब पौधों के जो बीज होते हैं वो नीचे गिरते हैं, बड़े बड़े पेड़ अपने बीज को नीचे गिराते हैं और वही बीज मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं। जब नमी उन्हें मिलती है और जो नम वातावरण है वो प्राप्त होता है तो वो जमने लगते हैं, छोटे पौधे बनते हैं, पौधे से फिर तरुण वृक्ष में बदल जाते हैं। लेकिन इस पूरे अवधि में उन्हें संरक्षण की जरूरत होती है और इसी कंडीशन में जो मवेशी होते हैं या जितने भी चरने वाले पशु होते हैं, जो शाकाहारी पशु हैं, वो उन्हें चर जाते हैं तो इनका विकास ही नहीं हो पाता, वो वहीं से नष्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने आम की गुठली कहीं पर लगा दी, मतलब जो आम का बीज होता है उसको गुठली कहा जाता है, उसे आपने ज़मीन में कहीं रोप दिया और उसे पानी वानी दे दिया, बढ़िया मतलब नमी दे दी। उसके बाद वो जमना शुरू हुआ, आपने उसके चारों ओर बाड़ नहीं लगाई, उसको चारों ओर से ट्री गार्ड से कवर नहीं किया, तो क्या होगा? अगर वो खुले एरिया में है, कोई मवेशी आएगा उसको 2 मिनट में तोड़ देगा, क्योंकि वो पेड़ तो है नहीं, अभी छोटा सा पौधा है। तो ऐसी कंडीशन में वो पेड़ बन ही नहीं पाया। तो इस प्रकार की जो अतिचारण की घटनाएं होती हैं ये भी नुकसानदेह होती हैं। पेड़ों की पत्तियों को मवेशी खा जाते हैं। ये बात हो गई। कृषि से भी नुकसान पहुंचता है। किसान जो है बगीचों और पेड़ों को साफ करके खेत बनाने लगे, इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। और खनन की जो घटना होती है इसमें भी नुकसान पहुंचता है। कभी कभी बहुत ही दुर्गम इलाकों में किसी खनिज का ज्ञान होता है, किसी खनिज की जानकारी होती है, पता लगता है कि उस इलाके में नीचे इतना महत्वपूर्ण, इतना कीमती खनिज पदार्थ दबा हुआ है, तो उसको खोद के निकलवाने का प्रयास चलने लगता है। तरक्की के लिए ये भी ज़रूरी है। और जब खनन शुरू होता है तो पहले ऊपर के जो पेड़ हैं उनको काट कर साफ किया जाता है और उसके बाद तब नीचे ज़मीन को खोदा जाता है और वहाँ से जो खनिज पदार्थ है उसको निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें शहरीकरण भी एक बड़ा कारण है, बड़ा जिम्मेदार कारण है। जो शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, मतलब शहरों का दायरा बढ़ता जा रहा है और गांव सिकुड़ते जा रहे हैं, यह भी वनों के उन्मूलन में एक बड़ी भूमिका निभाता है। मनुष्य की जो शहर की ओर भागने की प्रकृति है वो उसे गांव से हटने के लिए विवश करती है और जो गांवों का हरा भरा दायरा है, प्रकृति की गोद है, वो सिकुड़ती जाती है और जो शहरों की इमारतें हैं वो एक के बाद एक ऊंची होती जाती है। शहर फैलते जा रहे हैं। शहरों का जो पहले विस्तार था, जो पहले क्षेत्रफल था, उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। जब आबादी बढ़ेगी तो शहर से बाहर भी लोग अपने घर बनाकर शहर के टच में रहना पसंद करेंगे, जुड़ा रहना पसंद करेंगे और इस प्रकार से शहर फैलते हैं और जो आसपास के गांव हैं वो उन्हीं में मिलते जाते हैं, सिकुड़ते जाते हैं। इसके अलावा गांव में जो किसान होते हैं, जब उन्हें खेती से उतना फायदा महसूस नहीं होता तो वो खेतों को बेचकर शहर की ओर रुख करते हैं। जो खेती योग्य जमीन थी उसको बेच दिया, ज़्यादा फायदा हुआ तो बेच दिया। इस प्रकार से जो शहरीकरण है वो गांवों को खा रहा है और प्रकृति को भी साथ में खाता जा रहा है। ये मनुष्यों की देन है। बाढ़ की जो घटना होती है इससे भी पेड़ों को नुकसान पहुंचता है। बाढ़ की वजह से, बाढ़ में नदी का पानी तेजी से, तेज रफ्तार में हिलोरे लेता हुआ पेड़ों से टकराता है और ऐसे में बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वो उखड़ जाते हैं।
कभी कभी ये किसी ढालू जमीन में टिका हुआ रह जाता है, बाढ़ का पानी रुक जाता है कहीं कहीं, तो पानी रुकने की वजह से भी पेड़ों का विनाश होता है, उनकी जो जड़ें हैं वो उखड़ जाती हैं। आग लगने की घटना, ये बहुत बड़ा कारण है। जंगल में जो आग लगती है इससे बहुत ज़्यादा विनाश होता है। न सिर्फ जंगलों को नुकसान पहुंचता है बल्कि वहाँ की जो जैव संपदा है उसको भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है। बेचारे जीव जो है वो जिंदा जल के मर जाते हैं, बहुत सारे जीव। इस प्रकार से बहुत सारी प्रजातियों का भी विनाश होने लगता है। तो ये आग लगने की घटना अभी पिछले साल या इसी साल काफ़ी बड़े पैमाने पर देखी गई। अमेजन और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी और बुझने का नाम नहीं ले रही थी। तो ये आग वाली घटना दो तरीके से होती है। एक तो मानव निर्मित होती है, मतलब मनुष्य के द्वारा लगाई गई आग रहती है, या तो जानबूझ के या अनजाने में भी, कभी कभी जानबूझ के भी लगा देते हैं अपने फायदे के लिए। जैसे अभी देखा, जो जंगल को काट कर खेत बना रहे थे, तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी आग लगा के भी सफाई करने लगते हैं जंगलों की। काटने की मेहनत नहीं करना चाहते तो आग लगा देते हैं। अब पेड़ जो है वो जल के राख बनेंगे, फिर उसको हटा के वो वहाँ पर खेती करेंगे। लेकिन ऐसे में कभी कभी वो आग नियंत्रित नहीं रह जाती और फैलने लगती है, और फैलने पर वही जंगल की आग का रूप ले लेती है। इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। और कभी कभी असावधानी में कोई चिंगारी वाली चीज़ या कोई ज्वलनशील चीज़ छोड़कर चले गए घूमने वाले लोग, और इससे वहाँ के जंगल में आग फैलने लगी। वहाँ की जो सूखी पत्तियाँ हैं वो पहले चिंगारी को पकड़ लेती हैं और फिर अंगारे बनते हैं, लपटें बनती हैं, और फिर बड़े बड़े जो हरे पेड़ हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। ये तो जो मानव निर्मित कारण थे वो थे। इसके अलावा प्रकृति द्वारा भी कभी कभी आग लगा दी जाती है। जो प्राकृतिक कारण होते हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं। पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं वो हवा चलने पर आपस में रगड़ खाती हैं। चूंकि पेड़ बहुत पास पास होते हैं तो उनकी टहनियों में आपस में रगड़ उत्पन्न होती है। और आप जानते हैं कि रगड़ यानी घर्षण, ये किस चीज़ को जन्म देता है? घर्षण से ही आग का जन्म होता है। तो इस प्रकार से ये जो लकड़ियाँ हैं जब आपस में रगड़ खाती हैं तो इस प्रकार से आग जन्म लेती है, मतलब चिंगारियाँ उठती हैं, और वो चिंगारियाँ जो है वो जंगल की आग का रूप ले लेती हैं। तो कई कारण होते हैं और ये भी जंगलों के विनाश का एक बड़ा मुख्य भूमिका निभाती है। कीट की जो घटना होती है ये भी होती है। कीटों का हमला किसी भी वृक्ष पर हो जाता है तो वह वृक्ष जो है अपनी उत्पादकता को खो देता है या पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जैसे टिड्डियों का हमला खेतों पर होता है, 5 मिनट के अंदर बड़े बड़े बीघे के बीघे जो खेत हैं वो साफ हो जाते हैं। कई बीघे की जो जमीन है खेती वाली, खड़ी फसल ऊपर से जो टिड्डियाँ हैं वो खा जाती हैं। टिड्डियों का पूरा झुंड चलता है और वो जहाँ से गुजरता है वहाँ की जो फसल है और जो बगीचे हैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता है। सिर्फ फसल को ही नहीं, बगीचे को भी, जो फलदार पेड़ों के बगीचे हैं उन्हें साफ करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे कीट होते हैं। जैसे कि आपने गुड़हल या जो फूल वाले पौधे होते हैं या कुछ बड़े पौधों पर भी देखने के लिए मिलते हैं, हालांकि बड़े वृक्षों पर नहीं होते, मैली बग के कीटों को देखा होगा। मैली बग नाम के जो कीट होते हैं ये सफ़ेद रंग के होते हैं, ऐसा लगता है कि बर्फ से बने हुए हैं, एकदम सफ़ेद सफ़ेद होते हैं। और ये पौधों के ऊपर चिपक जाते हैं, जो पौधों के तने होते हैं उन पर चिपक जाते हैं और वहाँ से रस चूसते हैं। जो वनस्पति रस होता है उसको चूस कर अपने पोषण प्राप्त करते हैं और जो पौधा है वो धीरे धीरे सूख कर नष्ट हो जाता है। उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो खत्म होते जाते हैं। इस प्रकार के कीट होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरह के कीट होते हैं। तो ये जो कीड़े होते हैं ये प्रकृति के लिए, मतलब पर्यावरण के लिए घातक होते हैं, बीमारियां ले आते हैं अपने साथ। और जो इसके अलावा होने वाली बीमारियां हैं, चाहे जीवाणु जनित हो या विषाणु जनित हो या कोई और कारण से हो, वो भी जिम्मेदार होती है। बीमारियों की वजह से भी पेड़ों का उन्मूलन होता है, विनाश होता है। किसी खास प्रजाति के पेड़ों में कोई बीमारी लगी और उससे अन्य पेड़ों में भी फैल गई, इस तरह से वो नष्ट होने लगे, मरने लगे। जैसे मनुष्य में महामारी फैलती है वैसे ही पेड़ों में भी फैलती है और ये भी नष्ट होते हैं। कीटों में एक लाल चींटे को भी आपने देखा होगा। लाल रंग का चींटा होता है। चींटे जो है वो काले रंग के होते हैं, लेकिन कुछ चींटे लाल भी होते हैं, वो बहुत तेज काटते हैं, कटहे होते हैं। तो ऐसे चींटों को आपने देखा होगा, उन्हें गांव में माटा कहा जाता है। और ये जो चींटे होते हैं ये आम के पेड़ पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो और पेड़ों पर भी रहते हैं लेकिन आम का पेड़ उन्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है। तो कभी कभी जो कलमी आम के बगीचे होते हैं उनमें ये घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। इनके मुंह से जैसे मकड़ी का जाल होता है वैसी जाली नुमा संरचना निकलती है और वो इसी जाली के जरिए, मतलब जो फेविकोल जैसा पदार्थ इनके मुंह से निकलता है, उससे आम की कई पत्तियों को आपस में जोड़ लेते हैं और एक छत्ता जैसा बना लेते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है। और उसके अंदर अपना जो प्रजनन है उसे करते हैं, अपनी वंश वृद्धि करते हैं और इस प्रकार से ये पूरे बगीचे में फैल जाते हैं। इनकी पूरी वृद्धि हो जाती है और ये धीरे धीरे उस पेड़ को ख़त्म कर देते हैं, उस पेड़ को, और फिर पूरे बगीचे को ख़त्म कर देते हैं। इनकी वजह से पूरे पेड़ में जाली लग जाती है, मतलब जैसे लगता है कि मकड़ी ने जाले बीन दिए हैं और पेड़ की जो उत्पादकता है वो नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से कीट काफ़ी हानिकारक होते हैं और जो बीमारियां होती हैं वो भी हानिकारक होती हैं।
रक्षा और संचार की जो गतिविधियां हैं मनुष्य या सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, यह भी विनाशकारी सिद्ध होती है पर्यावरण के लिए। तो ये कुछ कारक थे और इसमें आदि शब्द जुड़ा हुआ है। यहाँ जो आदि देख रहे हैं इसका कोई अंत नहीं है। इसका मतलब ये है कि पौधों को विनाश की ओर ले जाने के लिए या वृक्षों को विनाश करने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए जो कारण है उनका कोई अंत नहीं है। बहुत सारे कारण हैं, ऐसे अभी भी अनेकों कारण हैं जिन्हें कि हम जानते नहीं हैं। हम उन चीज़ों को कर रहे हैं और ये भी नहीं जानते कि उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये समय के साथ पता लगता है। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती है हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। बहुत पहले तो हम यही नहीं जानते थे कि हम पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। जब 20वीं सदी के शुरुआत से इसका अध्ययन शुरू होता है, मतलब पर्यावरण के बारे में खास तौर पर जागरूकता लोगों के मन में आती है, तब हमें पता लगता है कि हम विनाशकारी रोल ज़्यादा निभा रहे हैं और निर्माण की भूमिका कम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। चलते हैं आगे। और अब देखिए यह कैसे प्रभावित करता है। मतलब जो वृक्षों का उन्मूलन है, वृक्षों के नष्ट होने की दर है, वो किस प्रकार से मानव जीवन पर असर डालती है, हम किस तरह से उससे प्रभावित होते हैं, यह हम देखने जा रहे हैं। तो देख लीजिए यह कैसे प्रभावित करता है। तो पहला कारण है कि घने जंगल कम होते जाते हैं। मतलब ये जो उन्मूलन के कारण आपने देखे ऊपर ये वाले, इन सब की वजह से सबसे पहला असर ये होगा कि जंगलों की मात्रा घटने लगेगी, पेड़ जो है वो कम होने लगेंगे। और वही यहाँ देखने के लिए मिलता है, घने जंगल कम होने लगेंगे। और घने जंगल कम होंगे तो निश्चित रूप से जो जंगलों की उत्पादकता है उसमें गिरावट आएगी और जो भी चीज़ें हमें जंगलों से प्राप्त होती हैं वो सब घट जाएंगी, वो सीमित हो जाएंगी। अब वन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, ये बात आप जानते हैं। पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो पेड़ों के अंदर के अतिरिक्त जल को उत्सर्जित कर देती हैं। कैसे? तो जलवाष्प के रूप में। और ये जलवाष्प ऊपर जाकर बादलों का निर्माण करने में सहयोग करती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वर्षा जो है टोटल वृक्षों पर आधारित होती है, लेकिन कुछ न कुछ भागीदारी वृक्षों की भी होती है। तो इस प्रकार से ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है ये भी नहीं हो पाएगी अगर वृक्ष ही नहीं रहेंगे। तो वर्षा की मात्रा भी सिकुड़ जाएगी। ये जो वृक्ष हैं ये जमीन से नमी लेते हैं। किसी भी पेड़ या पौधे को आपको पानी देना है तो आप कहाँ देंगे? उसकी जड़ में देंगे। और जड़ में देंगे तो जो जड़ें होती हैं वो जल को सोखती हैं, और जल को सोखती हैं तो वहाँ से जो जाइलम उत्तक होते हैं, पौधे के अंदर दो तरह के उत्तक पाए जाते हैं, एक तो जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। तो जो जाइलम उत्तक होता है वो जल संवहन उत्तक होता है। ये जल का संवहन करने का काम करता है, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है पौधे के अलग अलग हिस्सों में। तो ये जड़ों से जल को ले जाता है तने के सहारे और अलग अलग हिस्सों में उसे बांटता है। इस प्रकार से जमीन से जो नमी है उसको पौधे सोख लेते हैं। अब जो अतिरिक्त नमी होती है, सारी नमी नहीं, मतलब कुछ मात्रा में तो जल की आवश्यकता इन्हें खुद ही होती है, जो अतिरिक्त जल बचता है उसे जलवाष्प के जरिए जो पत्तियां हैं वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करके वायुमंडल को भेज देती हैं, वापस कर देती हैं। अब वायुमंडल में ये जलवाष्प के रूप में बादलों का निर्माण करती है, और यही बादल जब फिर से बरस जाते हैं तो जो पानी है वो वापस मिट्टी में आ जाता है। यानी मिट्टी से पानी उठाया और फिर मिट्टी में पानी लौट आया। इस प्रकार से ये जल का पुनर्चक्रण करते हैं, इस काम में भूमिका निभाते हैं। यह चीज़ें आप देख रहे हैं, और यह फिर से बारिश के लिए, मतलब बारिश के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। तो अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ये जो पुनर्चक्रण की क्रिया है ये नहीं हो पाएगी। अब भूजल के स्तर में जो तत्कालिक कमी हो रही है और वर्षा की जो दीर्घकालिक कमी है वो भी इन्हीं की कटाई का परिणाम है। मतलब ये लगातार कटते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, तो इससे हमें वर्षा की मात्रा में भी कमी देखने के लिए मिल रही है। और जो जमीन का जल का स्तर है वो भी तेजी से घटता जा रहा है, इसमें भी तेजी से कमी आ रही है। खनन की जो गतिविधियां हैं, खोदने का जो काम है, खनन करके खनिज निकालने का जो काम है, उसकी वजह से वनोन्मूलन तो होता ही है, उसके साथ साथ अपरदन की भी क्रिया होती है। जिस स्थान से आपने जंगल काट दिए और वहाँ की मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया तो मौसम हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं है। कभी कभी बरसात का भी मौसम आता है, और बरसात में या जब भी बारिश होगी तो वहाँ की जो मिट्टी है वो खुदी हुई है, यानी उभरी हुई है, वो पानी के साथ बहना शुरू हो जाएगी, और उसे रोकने के लिए पेड़ों की जड़ें वहाँ मौजूद नहीं होंगी। तो ऐसी कंडीशन में बेशुमार अपरदन होगा, और मृदा की एक परत को बनने में बहुत सारा समय लगता है। वो 1-2 साल में नहीं बनती है, हजारों साल का समय लग जाता है मिट्टी की एक लेयर को कंप्लीट होने में। तो ऐसी एक परत क्या अनेकों परत जो है यहाँ पर साफ हो जाती है। ये मृदा का बहुत घातक अपरदन होता है, मतलब वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत तेजी से बहने लगती है। तो खनन की जो क्रिया है वो इसमें जिम्मेदार होती है। इसके अलावा भूमिगत जो खनन होता है, भूमिगत खनन का मतलब है इसमें जो खदान है उसकी दीर्घाओं की जो छतें हैं उनको सहारा देने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। जैसे खदानें जो होती हैं वो गहराई में होती हैं, कोई भी खनिज एकदम ऊपर वाली सतह पर नहीं पाया जाता, तो उसे खोद कर निकालने के लिए, यानी गहराई से बाहर निकालने के लिए गहरी गहरी खानें बनाई जाती हैं,
और उसमें जो ऊपरी लेयर होती है, खान जो है वो बैठ न जाए। खनन जब किया जाता है तो बीच में गैप होता है, जैसे गुफा जैसी संरचना मिट्टी के अंदर ऐसे बन जाती है। ये मिट्टी की ऊपरी परत है और नीचे जो है ऐसे एक कोटर जैसा बना दिया गया या गुफा जैसी बना दी गई। अब इसकी दीवारें जो है वो नीचे की ओर ध्वस्त न हो जाएं, बीच में चूंकि पोली जमीन होती है तो ये जमीन जो है इन्हें धंसने के लिए मजबूर न करते, इसलिए बीच में जगह जगह लकड़ी के पोल का सहारा दिया जाता है। लकड़ी के खंभे इसमें बनाए जाते हैं, पिलर डाले जाते हैं। और ये जो पिलर हैं ये मिट्टी की परत को नीचे आने से रोकते हैं, दो परतों के बीच में गैप बनाने का काम करते हैं। तो इसके लिए बड़े पैमाने पर लकड़ियाँ काटी जाती हैं, इसमें भी उन्मूलन होता है और ये असरदार होता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, देख लीजिए। वनोन्मूलन, पड़ोसी पारिस्थितिकी तंत्र, मिट्टी के क्षरण, भूमि क्षरण, भूजल मार्गों के परिवर्तन, प्रदूषण को भी प्रभावित करता है। यह सभी प्रभाव इसके पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जंगलों का जो उन्मूलन हो रहा है उससे हमारे दैनिक जीवन पर या हमारे पर्यावरण पर कितने घातक असर पड़ रहा है। यह तो कुछ ही है, वैसे बहुत सारे घातक परिणाम हैं जो कि हम अभी महसूस नहीं कर पा रहे हैं और भविष्य में देखेंगे। अगर हम चेत नहीं गए तो, पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं हुए तो हमें वह सब कुछ देखने के लिए यहाँ मिल जाएगा और अपने ही जीवन काल में मिल जाएगा, मतलब अगले 40-50 वर्षों में ही वो दिखाई देने लगेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद जंगलों को देखते हुए हम चलते हैं घास भूमियों की ओर, यानी घास के मैदानों की ओर। जहाँ वर्षा की मात्रा जंगलों की तुलना में कम होती है वहाँ पर घास उगती है, वहाँ चारागाह पाए जाते हैं, घास का विस्तार होता है। कुछ घासें लंबी होती हैं और कुछ घासें औसत होती हैं, छोटी होती हैं। इस प्रकार से चारागाह भूमियाँ पाई जाती हैं। कुछ घासें तो इतनी लंबी होती हैं कि वो पूरे बड़े से मनुष्य को ही ढक ले, 6 फीट की ऊंचाई की होती हैं। तो इस तरह की लंबी घासें भी पाई जाती हैं और छोटी छोटी घासें भी पाई जाती हैं। तो इस तरह से बनते हैं घास के मैदान। अब ये कितने प्रकार के होते हैं हम ये देखेंगे। और इन क्षेत्रों में जो वर्षा का प्रतिशत है वो 25 से 75 के बीच का होता है, मतलब 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। और यही कारण है कि यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष नहीं उगते हैं। और घास भूमि बनने के लिए उस जमीन का रेतीला होना जरूरी है और वहाँ पर जो मिट्टी है वो लवणीय होनी आवश्यक है। वहाँ की जो मिट्टी है उसकी प्रकृति लवणीय होती है। ये कुछ घास के मैदानों की शर्तें थी। अब आइए देख लेते हैं घास के मैदान दिखते कैसे। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह की होती है घास भूमियाँ और यहाँ पर इस प्रकार के मवेशी जो हैं ये चरते हैं। ये घास को चरकर अपना पेट भरते हैं। और ये घास की जमीन आपको दिख रही है एकदम मखमली। ये तो छोटी घास है, ऐसी ही लंबी लंबी घासें भी होती हैं जो कि पूरे इंसान को ढकने में सक्षम होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक खास बात होती है, सभी घास भूमियों में एक समान होती है कि वर्षा का प्रतिशत यहाँ पर कम होता है। वर्षा यहाँ कम मात्रा में पाई जाती है और यही वजह है कि इस प्रकार की जो संरचना है वनस्पतियों की वो यहाँ पर उगती है। और ये शाकाहारी पशुओं का एक बड़ा आश्रय होती है, यहाँ से उनका पूरा पेट भरता है। तो घास भूमियों के बारे में ही हम देखने जा रहे हैं। और ये जो घास भूमियाँ होती हैं, मतलब घास का एक पूरा बायोम ही होता है। तो संसार के घास के मैदानों को पूरी दुनिया में ये फैले हुए हैं, ऐसा नहीं कि भारत में ही पाए जाते हैं। भारत में तो इनका अनिश्चित पैटर्न देखने के लिए मिलता है। भारत में कोई निश्चित प्रकार की घास भूमियाँ नहीं पाई जाती, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ विशिष्ट घास के मैदान पाए जाते हैं और इन पर प्रश्न भी बनते हैं, इन्हें आप जानते ही हैं। तो संसार के घास के मैदानों को जलवायु के आधार पर और बृहद रूप से, मतलब अगर बड़े पैमाने पर बांटे और जलवायु के आधार पर इनका बंटवारा करें तो इन्हें 2 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। आगे इन्हें लिखित भी देखेंगे, इसलिए यहाँ मौखिक सुन लीजिए, फिर इसका PDF भी देख लेंगे। तो देखिए 2 भाग कौन कौन से हैं। एक तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है या घास का बायोम कह लीजिए, और दूसरे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेश हैं या बायोम है। अब जो उष्णकटिबंधीय होते हैं, जैसा नाम से स्पष्ट है, ये उष्ण कटिबंधों के आसपास होते हैं, मतलब विषुवत रेखा के आसपास इनका जो एग्जिस्टेंस है वो होगा। और इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होने के कारण बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, एक सीमित वर्षा होती है। इस वजह से जो बड़े वृक्ष हैं वो विकसित नहीं हो पाते और यहाँ घासों के विकास के लिए बहुत अनुकूल दशा पाई जाती है। घासें यहाँ बहुत अच्छे से उगती हैं क्योंकि घासों को कम वर्षा की आवश्यकता होती है। ज़्यादा वर्षा होगी तो घास नष्ट हो जाएगी, ये भी बात है। अब यहाँ पर जो वृक्ष हैं वो विकसित नहीं हो पाते और इस प्रकार के जो घास के मैदान होते हैं इन्हें समग्र रूप से अगर देखा जाए, समग्र रूप से बात हो रही है, अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे तो नाम बदल जाएंगे, लेकिन अगर समग्र रूप से देखें तो इन्हें सवाना कहा जाता है। मतलब ये जो घास के मैदान होते हैं इन्हें हम सवाना कहते हैं। अब सवाना प्रकार के जो घास के बायोम हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील में मिलता है। इसके अलावा अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जो सवाना प्रकार के घास के बायोम हैं
ये दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील में मिलते हैं, इसके अलावा अफ्रीका में मिलते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। अब इनको वेनेजुला और कोलंबिया में लानोस के नाम से जानते हैं। वेनेजुला और कोलंबिया में इन्हीं घास के मैदानों को लानोस के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में कैंपोस के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम इन्हें संबोधित करते हैं। अब देखिए, ये तो बात हुई उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की, इनका जो विस्तार था उसे हमने देखा। इसी प्रकार से है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के बायोम या घास के मैदान। तो शीतोष्ण घास के मैदानों का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पृथ्वी का है, हमारी अर्थ जो है वो 2 गोलार्धों में बटी हुई है, ये बात आप जानते हैं। तो उसका जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें इनका विस्तार कहाँ होता है? ये मध्य भाग में या आंतरिक भाग में होता है। जहाँ महाद्वीपीय जलवायु का विकास होता है वहाँ ये पाए जाते हैं। मतलब महाद्वीपीय जलवायु में इनकी पैदावार अच्छी होती है और यहाँ जो शुष्कता का साम्राज्य है वो काफ़ी कम होता है। अब बहुत ज़्यादा कम तो नहीं होता, लेकिन हाँ कम होता है, क्योंकि वर्षा का जो प्रतिशत है वो 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच का होता है। मतलब जो रेंज है वर्षा की यहाँ पर वो 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर के मध्य की होती है। अब ये जो घास के बायोम होते हैं या घास के मैदान होते हैं, इन्हें 2 उपवर्गों में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो स्टेपी है, दूसरा प्रेयरी है। एक स्टेपी है और दूसरा प्रेयरी है। हम बात कर रहे हैं शीतोष्ण घास के मैदानों की या घास के बायोमों की। जो स्टेपी घास के बायोम है वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आधे सूखे क्षेत्र और आधे गीले क्षेत्र। मतलब यहाँ आर्द्रता की मात्रा भी कुछ होती है और कुछ इनमें शुष्कता भी होती है। यहाँ पर 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंची घासों की चटाई नुमा एक संरचना पाई जाती है। 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंची घासें होती हैं, मतलब बहुत औसत ऊंचाई की होती हैं। और जैसे चटाई होती है, मखमल वाली चटाई, उसमें रोए पाए जाते हैं, वैसे ही फर वाली चटाई जैसी संरचना यहाँ मिलती है। यहाँ आप कुछ उसी ढंग की संरचना को देख रहे हैं। ये देखिए, कुछ ऐसा लगता है कि मखमल उगाया है, तो मखमली संरचना आपको दिखती है। अब जो प्रेयरी घास के बायोम होते हैं, ये तो स्टेपी का प्रकार हुआ। जो प्रेयरी घास के बायोम होते हैं उनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब इनकी तुलना स्टेपी से अगर करें तो लंबाई ज़्यादा होती है और ये आर्द्र क्षेत्र में स्थित होते हैं। घास की जो लंबाई है वो वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा जैसे जैसे कम होगी वैसे ही घास की जो लंबाई है वो भी कम होती जाएगी। जहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ ऊंची ऊंची घासें उगेंगी। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब तो वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन अनुकूल मात्रा में ही अगर वर्षा अच्छी खासी हो रही है तो घास ऊंची उगेगी, और अगर कम मात्रा में हो रही है, सीमित हो रही है, तो छोटी छोटी उगेगी। तो स्टेपी में आपने देखा कि वर्षा का प्रतिशत कम था, और यहाँ जो है प्रेयरी वाले में यहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि आर्द्र क्षेत्र अधिक है, इसका मतलब आर्द्रता ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर जो घासों की लंबाई है वो 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच की होती है। मतलब इस लंबाई की घासें पाई जाती हैं। इस प्रकार के बायोम को हमने देखा, मतलब स्टेपी और प्रेयरी की यहाँ पर चर्चा की। और हम बात कर रहे हैं शीतोष्ण घास के जो प्रदेश है या बायोम है उनकी। इस प्रकार के जो घास क्षेत्र होते हैं उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेश होते हैं उन्हें प्रेयरी कहा जाता है। यूरोप में इन्हें स्टेपी के नाम से जानते हैं। अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं। और दक्षिणी अफ्रीका है वहाँ पर इन्हें वेल्ड के नाम से जाना जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहा जाता है। ये अलग अलग नाम है। यूरोप में स्टेपी, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। इस नाम से हम इन्हें जानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है और इससे अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र में घास के मैदान को किस नाम से संबोधित किया जाता है। कभी 2 लिस्ट दे देगा, 2 सूचियां दे देगा और उनका मिलान करना रहेगा। इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। अब जो अधिकतर घास के मैदान होते हैं वो मानव के क्रियाकलापों से बनते हैं, मतलब उसी के परिणाम स्वरूप बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। जो शीतोष्ण घास के प्रदेश होते हैं वो विश्व के प्रमुख अन्न भंडार और दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल होते हैं। यहाँ पर खेती भी होती है और दुग्ध व्यवसाय जो है वो भी बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि मवेशी यहाँ पर बड़ी तादाद में होते हैं और उनकी चराई के लिए अच्छी खासी भूमि उपलब्ध होती है। तो जब ज़्यादा मात्रा में खाना पीना उपलब्ध रहेगा, सुविधाजनक जलवायु रहेगी, तो वहाँ पर दुधारू पशु जो हैं वो अच्छी मात्रा में रहेंगे, तो दुग्ध उत्पादन भी यहाँ बढ़िया होगा। और स्टेपी बायोम जो इसमें है, घास के बायोम में जो ये शीतोष्ण कटिबंधीय वाला हम देख रहे हैं, इसमें स्टेपी वाला जो हिस्सा है वो सर्वाधिक विकसित रूस के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। मतलब इनका जो विस्तार है वो रूस के कुछ इलाकों में होता है। वहाँ की जो मिट्टी है वो इनके लिए उपयुक्त होती है, इसलिए जो स्टेपी प्रकार के बायोम है वो रूस के कुछ इलाकों में बहुत बढ़िया मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे इनका विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में है। उन क्षेत्रों का नाम भी हमने देख लिया है, तो आइए अब इन्हें लिखित रूप में देख लेते हैं। यहाँ जो घास के मैदानों का प्रकार है, यहाँ जो आप घास के मैदानों के प्रकारों को देख रहे हैं, ये भारत के संदर्भ में बनाए गए हैं।
और इनका बकायदा अच्छे से वर्गीकरण किया गया है। तो इन्हें जलवायु की परिस्थितियों के आधार पर 6 प्रकार के मैदानों में बांटा गया है। इन्हें 6 भागों में बांट दिया गया। वैसे हमने मुख्य रूप से 2 ही भाग देखे हैं, लेकिन उनमें भी छोटे छोटे उपभाग बना दिए गए, यानी उपवर्ग बना दिए गए, और उनका हमें अध्ययन करना है। उसमें से भी 4 प्रमुख प्रकार के घास के मैदानों की चर्चा यहाँ की गई है। कुल 6 जो है उसमें से सिर्फ हम 4 को देखेंगे जो कि आवश्यक है। अब 4 कौन कौन से हैं? तो एक तो अर्ध शुष्क क्षेत्र का है, दूसरा शुष्क क्षेत्र का है, तीसरा नम उप आर्द्र क्षेत्र का है, और चौथा है आर्द्र पर्वतीय क्षेत्र का। ये घास के मैदानों के अलग अलग प्रकार हैं। इन्हें हम एक एक करके देखेंगे। ये जो 4 प्रकार हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में लिए गए हैं। इनका पूरा वर्गीकरण यहाँ किया गया, और इससे पहले जो मुख्य रूप से इनके 2 प्रकारों में इन्हें बांटा गया था कटिबंध के आधार पे, उन्हें भी हमने देखा पूरे विश्व के संदर्भ में। जब भारत के संदर्भ में देखना है तो इन्हें हम एक एक करके विस्तार से देखेंगे, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनके लिए किन स्थलाकृतियों का रहना आवश्यक है इन घास के मैदानों को पनपने के लिए, यह भी हम देखेंगे। लेकिन इस लेक्चर में नहीं, अगले वाले में। इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।